नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ये राष्ट्रीय एजेंसी है। राष्ट्रीय एजेंसी पे इस तरह का घोर प्रहार अगर करेंगे तो बहुत घातक होगा। कल को आपकी भी सरकार आ सकती है, उस समय आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ चीजों का मर्यादा रखना चाहिए, कुछ चीजों के तथ्यों के आधार पे होनी चाहिए। मैं इसको इस सवाल को मैं सवाल को आगे रख देता हूं। मैं सवाल को आगे रख देता हूं। मैंने जब 4-5 उदाहरण बहस के शुरुआत में रखे थे, लोगों के दिमाग में आया होगा बात कि आखिर ये 4-5 बातें क्यों कही गई। एक प्रयास ये होता है समाज में जोड़ने का, एक प्रयास हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। आखिर प्रदर्शन की क्या जरूरत है, ये मैं जानना चाहता हूं। प्रदर्शन के साथ साथ वो जहां जो मुलविस हैं, जो इस गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके पक्ष में खड़े होने की क्या जरूरत है? डॉक्टर मुमताज। प्रतीक जी, क्या हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज बुलंद करें? देता है कि नहीं देता? बिल्कुल है, देता है, बिल्कुल देता है। तो अगर अभी जब जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी मुल्जिम है ना, मुजरिम तो नहीं हुए, अदालत से फैसला तो नहीं हुआ, तो जब तक जो मुल्जिम है उसके हक में तो आवाज उठ सकती है ना। तो क्यों बुरा लगा? तो ये बात मान लेते ना, ये आप बात मान लेते ना कि सिमी जो था, नहीं सिमी, देखिए आपने कहा जो गैर, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 8 साल से हुकूमत है, सारी जांच एजेंसियां मौजूद थी। अगर वो पौधा था तो दरख्त क्यों बनने दिया गया? स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, पूरे हिंदुस्तान में पीएफआई की शाखें खुल गई और एजेंसियां मतलब बेखबर थी। क्यों थी? क्यों कार्रवाई नहीं की शुरू में? क्यों उनका एजेंडा नहीं पढ़ा गया? क्यों दस्तावेज नहीं पढ़े गए? आज अचानक जो है, और सुनिए पते की बात बता रहा हूं, एक मिनट, पते की बात बता रहा हूं कि कैसे हुआ उसको दिखाया जा रहा है कि अमित शाह जी ने रोड मैप तैयार किया, अजीत डोभाल जी ने उसका सर्वे किया और मोदी जी ने हरी झंडी लगा दी। अरे भाई, ये क्या बात हुई? मतलब इनका इंतजार था, एजेंसियां जो हैं जब तक ये ना कहती एजेंसियां काम नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री हरे झंडे नहीं लगाएंगे तो विपक्ष के नेता हरे झंडे लगाएंगे क्या? मैं जो कह रहा हूं, कौन लगाएगा हरे झंडे? कानून मंत्री इस देश का वो हरे झंडे लगाएंगे, होम मिनिस्टर हरे झंडे लगाएंगे, पीएमओ हरे झंडे लगाएंगे, तब जाके जांच होगा। लीगल चीजें तो पता नहीं है, लीगल चीजें एनआईए जो है पीएम से पूछ के काम करेगी, अमेंडमेंट एक्ट पूछ के काम करेगी अगर कुछ गलत हो रहा है। ठीक जी, मैं तो आपका बैन किस हिसाब से होता है? दत्ता जी, मैं आपका जवाब दूं। आपने मुझसे सवाल किया, मैं सिर्फ आपको मुखातिब करूंगा और सब लोग देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एनआईए की बात इन्होंने की। जब एनआईए जिम्मेदार है इन चीजों को देखने की, तो वो इंतजार करेगी कि जब हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। अगर पीएफआई इतनी खतरनाक है, और मैं मानता हूं, मोदी जी को सुनिए, एक मिनट में मानता हूं, सुन लीजिए, अगर कानूनी चीजें, अगर दहशत, सुन लीजिए, अगर दहशतगर्द है, आज अभी बैन लगाया जाए, जैसे आरएसएस पे बैन लगा था 48 में, आरएसएस पे बैन विशाल जी, एक कानूनी नुक्ता नजर से, कानूनी नुक्ता नजर से मैं इसीलिए मैं देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। आप बैन की बात कर रहे हैं, आरएसएस पे 3 बार बैन लगा। बैन लगाना भी इसका मतलब यह साबित नहीं करता है कि यह कोई दहशतगर्द तंजीम है। ठीक है, 2019 में 5 साल के लिए फिर बढ़ाया गया सीमा पे, ये देखिए ऐसा है। अगर गलत है, मैं एक चीज, मैं प्रतीक जी यहां से ये ऐलान करना चाहता हूं, मैं सोच के आया था कि मैं कतई आतंकवाद, दहशतगर्द का समर्थक नहीं हूं। राइट, मैं हिंदुस्तानी हूं, ऑफ कोर्स, और हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये है। नो लेट हिम कंप्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। जो सच्चाई है उसको बेधड़क कहें। और एक बात डॉक्टर मुमताज, पूरा कंप्लीट करने दीजिए जी, बोलिए। ये कह रहे थे कि मुसलमान डरा हुआ है, मैं कह रहा हूं कोई नहीं डरा हुआ है। हिंदुस्तान का संविधान इतना मजबूत है, वो बेवकूफ है जो कह रहे हैं। आप पढ़े लिखे, मैं डॉक्टर हूं, पीएचडी हूं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं एक बात और कह रहा हूं डॉक्टर मुमताज, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। बार बार आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत भी नहीं है। ये मुल्क जितना उनका सूर्या मैथिल का है ना,
उतना ही आपके वालिद का भी है, जितना सूर्या मैकेल के वालिद का है उतना ही आपका है, उससे भी ज्यादा नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। सुनिए प्रतीक जी, मैं एक चीज कह रहा था अभी, जैसे मैं एयरपोर्ट जाता हूं, मुझे जहाज से सफर करना है तो मुझे जो सारी प्रक्रियाएं हैं उससे गुजरना होता है। बिल्कुल गुजरना होता है ना, चेकअप करवाना होता है, अटैची, तो इसमें कोई सफाई देना नहीं हुआ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएं लोगों को। डॉक्टर दुबे, मैं आ रहा हूं, दुबे जी बैठे। मैं कानूनी नुक्ते नजर से कहा गया कि अगर बैन लगाना है तो लगाइए, ये पॉलिटिकल माइलेज है, ये पॉलिटिकल माइलेज है, ये बार बार कई इदारों की तरफ से कहा जा रहा है। दुबे जी देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि किसी न किसी पार्टी की तो सरकार रहेगी, क्योंकि 2010 में जब सबसे पहले इशू आया था तब तो कांग्रेस की सरकार थी, 2012 में इशू आया था तब भी कांग्रेस की सरकार थी, और केरला में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, सबसे पहले तो केरला ने सवाल उठाया था। तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की तो सरकार होनी ही है, ये तो मान लीजिए, बिना पॉलिटिकल पार्टी की सरकार तो नहीं होनी। अब उस पर पॉलिटिक्स होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी सरकार रहेगी अपोजिशन उस पर, या जो बचाव पक्ष के हैं वो उसके ऊपर आएंगे। लेकिन सवाल वहां से खड़े होने शुरू हुए जब सिमी का फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान इसका भी चेयरमैन बना। सवाल वहां से खड़ा होना शुरू हुआ जब अब्दुल हमीद, जो कि सिमी का फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी था, वो इसका भी सेक्रेटरी बना। तो सवाल वहां से खड़े होने शुरू हुए। लेकिन जो डिबेट हमारी चल रही है कि भाई अभी तक इतने साल हो गए, बैन क्यों नहीं हुआ, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास होता है, तो अलग अलग स्टेटों में चूंकि स्कैटर्ड होता है, इसलिए हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। और जैसा कि रशीदी साहब अभी कह रहे थे कि 32 साल लग गए, 32 साल लगने का मतलब ये हो गया कि टॉप कोर्ट से छूटा होगा, नीचे की कोर्ट में जो एविडेंस जमा हुए होंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने जो लगाया होगा, उस पर चार्जशीट बनी होगी, चार्ज फ्रेम हुए होंगे, चार्ज प्रूफ हुए होंगे, बाकायदा एविडेंस आए होंगे, उसके बाद नीचे की ट्रायल कोर्ट ने उस पर जजमेंट किया होगा, फिर वो अपील में गए, फिर अपील में गए, ऐसा जाते जाते टॉप की कोर्ट तक पहुंचा होगा। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट हमारे यहाँ की जो कानून है उसका एक बड़ा पहलू है। हम ये कहते हैं कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराधी को जेल नहीं जाना चाहिए। तो 100 अपराधी छूट जाएं, ये भी साथ में ही जुड़ा हुआ है कि अगर डाउट है, यानी कि हमारे पास ऐसे वेल प्रूव्ड डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर कहीं डाउट क्रिएट हो जाता है, तो फिर अदालत हमारी ये कहती है कि भाई डाउट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर एक्यूज के पक्ष में इसको छोड़ा जाना चाहिए। इसलिए अलग अलग राज्य सरकार। हाँ जी, ऑफ कोर्स। हाँ जी दुबे जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि जब 32 साल के बाद वो बच्चा छूटा है, या 25 साल के बाद, या 20 साल के बाद, तो क्या उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो उसकी जिंदगी के सुनहरे साल खत्म हो गए? मुझे लगता है कि आपका प्रश्न सही है, लेकिन संदर्भ थोड़ा गड़बड़ ये कर रहा है, क्योंकि आप ये कहिए कि लीगल रिफॉर्म आना चाहिए, किसी को भी अगर जेल हो जाती है और वो बाद में निर्दोष हो जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ना कि आप पीएफआई या किसी संगठन विशेष। मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जो दहशतगर्दी के नाम पे जिनका मीडिया ट्रायल करके 32 साल उनको छूटने में लग जाए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए प्रतीक भाई, केवल दहशतगर्दी की बात आप क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि कोई मर्डर केस में जाता है उसके साथ भी ऐसा होता है, मैं कहता हूं रेप केस में जाता है उसके साथ भी ऐसा होता है। उनको 32 साल नहीं लगते सर, दुबे जी, उनको 32 साल नहीं लगते मर्डर केस वालों को। आराम से मर्डर केस वालों को 32 साल नहीं लगते, वो साल 2 साल में 3 साल में क्लियर हो जाता है। वेरी क्विक, ये बेनिफिट ऑफ डाउट वाला जो मामला है जो वकील साहब ने उठाया है, इसको मैं और थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जहां पे क्रिमिनल को बारी किया गया, ये कहते हुए कि हम जानते हैं कि ये क्रिमिनल है, पर क्योंकि सबूत नहीं है इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देके इसको बारी किया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे फैसले हैं इस तरह के, बहुत सारे फैसले हैं इस तरह के, बहुत सारे फैसले हैं इस तरह के, और एक बिल्कुल है पार्लियामेंट अटैक के दौरान भी ऐसा फैसला आया था। पार्लियामेंट अटैक के दौरान मैं बता रहा हूं अभी, दत्ता जी
पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट अटैक के दौरान, अरे सुनिए आप जानते नहीं ये चीजें, आराम से डिसीजन को पहले पढ़िए, उसके बाद जाके बहस कीजिएगा। पढ़िए पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, दुबे जी प्लीज कंप्लीट करिए। ये कह रहा हूं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के मामले में कॉम्पनसेशन का प्रावधान है। जब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है यानी कि जानबूझकर किसी के खिलाफ मुकदमा लगाया जाता है, तब उस पर हम कॉम्पनसेशन देते हैं और सामने वाले जिसने लगाया है उसको भी सजा देते हैं। लेकिन जहां पर एविडेंस ऐसे होते हैं जो कि मुल्जिम के अगेंस्ट में जा रहे हों और टॉप कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते नीचे की 3 अदालतें उसको ना समझ पाएं या 2 अदालतें ना समझ पाएं, तो ऐसी सिचुएशन में कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं है, केवल डाउट का बेनिफिट देकर हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपकी बात से साहब इसके खिलाफ मुझे सबूत नहीं मिले इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो उसका क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं होता। जिंदगी तो कीमती है ना, कंपनसेशन तो मिलना तो कीमती है, यही तो बात है असल। तो मैंने कहा ना, उसने कहा कि छोड़ते हैं, जिंदगी तो असल कीमती है। नहीं हाँ जी। और वो जवानी निकल गई उसकी जेल में, वो कमाने के लिए जो 19 साल का था 30 साल के बाद वो 50 साल का हो गया कमाने की उसकी जिंदगी। यहाँ पे उसकी मां मर गई, उसका बाप मर गया, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट वाला मैं उदाहरण दे देता हूं और सबूत के साथ उदाहरण देता हूं। पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था, SR गिलानी पे जब मामला वो किया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप चैट और इंटरनेट के माध्यम से जितने सारे ईमेल के चीजें हैं वो हमारे देश में कानूनी तौर पे उसको सबूत नहीं माना जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टिप्पणी किया था उस पे जब SR गिलानी को बारी किया गया था, यह कहा गया था कि हम जानते हैं कि वो षड्यंत्र में पूरा वो लिप्त है, पर क्योंकि हमारे देश के कानून के हिसाब से इन सब चीजों को एविडेंस नहीं माना जाता है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसको बारी करते हैं। इससे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल और क्या हो सकता है? इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा इस चीज को आप अगर चैलेंज करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है इस चीज को लेके। उसी में चीज और ऐड करना चाहता हूं, ये जितने भी PFI के जो फ्रिंज एलिमेंट पकड़े गए हैं, यदि इस देश में लाई डिटेक्टर टेस्ट को कानूनी मान्यता होती तो ये सारे के सारे अपनी असलियत गा के बजा के बता देते, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रतीक जी, यही कारण है कि ये लोग कानून की जो कमजोरियां हैं शर्मा को भी फ्रिंज एलिमेंट कहा था, आज तक पकड़ी नहीं गई। आज तक पकड़ी नहीं गई। मैं आ रहा हूं। मुझे मालूम था, वक्त नहीं छोड़ते, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।